रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब उस विशालकाय हवेली का दरवाज़ा चड़मड़ाते हुए खुला और मुहाने पर एक हाँफती आकृति नजर आई। ओह, इतना भारी दरवाज़ा कौन बनवाता है यार, कहते हुए उसने माथे से पसीना पोंछा और भीतर की ओर कदम बढ़ा दिए। उस भयंकर हवेली को देखने मात्र से ही किसी का भी रूह कांप जाता, मगर वो अखिल था। उसका तो काम ही यही था। पिछले कई सालों से एक सफल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करते हुए उसने यहाँ से कई गुना भयानक जगहों पर रात बिताए थे। यूं तो वो अकेले काम करना पसंद करता था, मगर हर बार की तरह नए रिक्रूट के पहले फील्ड वर्क की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बेस्ट मेंबर यानी कि उसके कंधों पर डाल दी थी। यार कब आएगा ये लड़का? उसके इंतज़ार में यूँ खाली खड़े रहने से अच्छा है कि मैं इक्विपमेंट सेट करना शुरू कर दूँ। खुद से बात करने के बाद उसने अपने बैग में से अजीब दिखने वाले यंत्र निकालकर उन्हें हवेली के डायग्राम रूप में निश्चित जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। अभी वो एक कैमरे को उसके स्टैंड पर फिट कर ही रहा था कि अचानक से लकड़ी के चड़मड़ाने की आवाज़ आई और उसका ध्यान खींचा। लगा जैसे इतने सालों के बाद भी हॉल के एक कोने में शान से खड़ी स्प्राइल सीढ़ियों पर किसी ने पैर रखा हो। उसके नज़र उठाते ही भारी बूटों की आवाज़ ने हवेली की शांति भंग करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ बढ़ रहे वॉल्यूम से ये तो साफ था कि उन कदमों का मालिक नीचे आ रहा था। अपने अलावा उस खंडर में किसी और की उपस्थिति से उसे डर भले ही ना लगा हो, हैरानी बराबर हो रहे थे। देखते ही देखते सीढ़ियों के मोड़ से पहले तो प्रकाश झांका और फिर नजर आई एक इंसानी आकृति जो रोशनी के पीछे होने के कारण एक सियाह साए से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लग रहे थे। वो नज़ारा कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी वो सिहर उठा। अरे सर, आप आ गए? सॉरी सर, वो यहाँ का माहौल इतना औसम था कि मैं पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने में जुट गया और ख़ुद को रोक ही नहीं पाया। आखिर की कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए वो साया बोला तो इस बार अखिल ने उसे टीम के नए मेंबर अभय के रूप में साफ पहचाना। कमाल का हिम्मती बंदा है यार तू। मैं हेड से कहूँगा कि तुझे मेरी टीम में रखे। बहुत मज़ा आएगा तेरे साथ काम करने में। कुछ संभलने के बाद अखिल उसका कंधा थपथपाते हुए बोला तो अभय ने हामी में सिर हिला दिया। बिल्कुल सर, बस यूँ समझ लीजिए कि आज के बाद से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद, सर वैसे क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इस हवेली में बस 2 लोग हैं? इंफ्रारेड लाइट्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हुए अभय ने सवाल किया। ना मुन्ना, 2 नहीं 3। वो एक भूत भी तो है ना? थर्मल सेंसर ऑन करते हुए अखिल हंसकर बोला। नो सर, भूत को मिलाकर तो 2 लोग ही हैं, अभय बोला तो अखिल काम रोक कर उसे घूरने लगा। देख, बहुत हो गया मजाक। 12 बजे से पहले सब हो जाना चाहिए, सो जल्दी हाथ चला। वो बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो सर, सॉरी, वो मेरी बाइक बीच रास्ते में ख़राब हो चुकी है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा सर, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊँगा। फ़ोन की उस तरफ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अखिल का खून जैसे सूख गया। वो आवाज़ अभय की थी फ़ोन पर। कहा था ना सर, सिर्फ 2 लोग हैं, इंक्लूडिंग द घोस्ट।
अभय उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। यहाँ अखिल की हाथ घड़ी में 11:59 का अलार्म बजा और फोन की दूसरी तरफ अभय को अखिल की आखिरी चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस की टीम अखिल को ढूंढते हुए उस हवेली में पहुंची तो वहां पर उन्हें अखिल की लाश मिली। उसका सिर उसके धड़ से अलग था, मगर उसके गले पर कहीं पर भी कटने के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हाथों से ही उसके सिर को धड़ से अलग किया हो। ये नज़ारा देखकर पुलिस की भी रूह कांप गई। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। वहीं पास ही में एक कैमरा ऑन पड़ा था जो कि शायद अखिल ने ही लगाया था। उन्होंने उस कैमरा के फुटेज को चेक किया तो उन्हें जो मिला वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। वहाँ पर अखिल के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका सिर उसके धड़ से जैसे अपने आप ही अलग हो गया हो। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी मालूम था कि उस हवेली में क्या है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया। लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता।
तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहाँ से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वो ही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज़ होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूँ पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ।